आज हम आपको बताने जा रहे हैं होर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जानिए होर्मुज जल डमरू मध्य। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में ईरान की संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अमेरिका हमले में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, GBU-57 बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। होर्मुज जल डमरू मध्य के विषय में मुख्य तथ्य क्या हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो इसका परिचय जान लीजिए। यह एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई लगभग 55 से 95 किलोमीटर के बीच है। यह ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। यह मार्ग फारस की खाड़ी के देशों में वैश्विक तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस जैसे कि LNG के निर्यात के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। आप यहाँ पर नक्शा भी देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, पर्शियन गल्फ और जस्ट उसके ऊपर ही है होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। चौड़ाई काफ़ी कम है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर इस मैप में। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक सकरा रास्ता, यहीं से जो बड़े बड़े जहाज हैं वो गैस लेकर के, ऑयल लेकर के आते हैं। वैश्विक ऊर्जा निर्भरता, इसमें यह वैश्विक तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो विश्व के कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% वहन करता है। वर्ष 2024 में लगभग 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन इसके माध्यम से गुजरा था। इस जल डमरू मध्य का उपयोग करने वाले प्रमुख तेल निर्यातकों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर शामिल हैं, जबकि इस तेल का 80% से अधिक हिस्सा एशियाई बाजारों, मुख्य रूप से भारत, चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया को जाता है। अब यहाँ पर भारत की निर्भरता कैसी है तो ये भी जान लीजिए। भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात और लगभग 54% LNG आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐतिहासिक तनावपूर्ण क्षण क्या रहे इसमें, तो हालांकि होर्मुज जल डमरू मध्य का पूर्ण रूप से बंद होना इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि होर्मुज जल डमरू मध्य कभी बंद हुआ हो, लेकिन इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण व्यवधानों और तनावपूर्ण घटनाओं को अवश्य देखा गया है। अब जैसा कि ईरान इराक युद्ध वर्ष 1980 से 1988 के बीच चला था, तो दोनों पक्ष ने खाड़ी क्षेत्रों में तेल टैंकरों और मालवाहक जहाज़ों पर हमला किया, जिससे टैंकर युद्ध कहा गया, ठीक है। और वर्ष 2019 में ईरान ने एक ब्रिटिश टैंकर को जब्त किया था और वह भौगोलिक राजनीतिक तनावों के दौरान, विशेष रूप से वर्ष 2011 से 2012 में और वर्ष 2018 के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते बार बार होर्मुज जल डमरू मध्य को अवरुद्ध करने की धमकी देता रहा है। वैकल्पिक मार्ग और पाइपलाइनें भी उपलब्ध हैं। सऊदी अरब अरामेको के माध्यम से और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसी पाइपलाइनें विकसित की हैं जो होर्मुज जल डमरू मध्य को दरकिनार कर देती हैं। वहीं ईरान गोहरे जास्क पाइपलाइन और जास्क टर्मिनल का उपयोग कर सीधे ओमान की खाड़ी में तेल निर्यात करता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के बारे में अब जान लेते हैं। तो इसका परिचय है, यह एक अमेरिकी वायुसेना का रणनीतिक स्टेल्थ बॉम्बर है जो अपनी लंबी दूरी मतलब कि 6000 मील, कम अवलोकनीयता और सटीक हमला क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह अब तक निर्मित सबसे उन्नत और
उच्च लागत वाला विमान है जिसकी प्रति इकाई लागत 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। विकास एवं प्रेरण इस प्रकार हैं। नॉर्थरेप गुम्मन द्वारा विकसित B-2 ने जुलाई 1989 में अपनी पहली उड़ान भरी तथा वर्ष 1997 में परिचालन सेवा में प्रवेश किया। कुल 21 B-2 बॉम्बर का निर्माण किया गया, जिनमें 19 वर्तमान में सक्रिय सेवा में हैं। इसे चमगादड़ जैसे फ्लाइंग विंग डिज़ाइन के कारण यह शत्रु की वायु रक्षा प्रणाली से बच निकलने और पता नहीं चलने में सक्षम है। लड़ाकू उपयोग एवं रणनीतिक भूमिका में B-2 बॉम्बर का पहला उपयोग वर्ष 1999 के कोसोवो युद्ध में हुआ था। इसके बाद इसे इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन और ईरान में भी तैनात किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थरॉप ग्रुमन B-2 स्पिरिट कुछ इस तरह का रहता है। ये क्रू और स्टेल्थ, वेपन्स, एग्जॉस्ट, फ्लाइट कंट्रोल्स सब कुछ इसमें रहता है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स GBU-57 हाई इंटेंसिटी वेपन्स होता है ये। द न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट साइट एट फोर्डो इज लोकेटेड 60 miles south of Iran's capital Tehran in the mountain region close to the city of Qom. The facilities are buried deep underground, estimated to be 80 to 90 meter deep to withstand Israeli airstrike. That's why there was a need for the GBU-57 MOP and the B-2 Spirit that can carry it. तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है ये GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP। कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है। B-2 स्पिरिट स्टेथ बॉम्बर, यहाँ से इसको भरकर बॉम्बर ले जाया जाता है और किस तरह से अटैक होता है, किस तरह से फायर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस दे रहा है। फर्स्ट नंबर पे है बॉम्ब रिलीज एट 12 किलोमीटर अबव द टारगेट। जो बॉम्ब है वो रिलीज होता है 12 किलोमीटर अबव द टारगेट, अपने टारगेट से 12 किलोमीटर दूरी से ही बॉम्ब को रिलीज कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से रिलीज होता है। दूसरे नंबर पर है विथ नो इंजन बॉम्ब यूज काइनेटिक एनर्जी टू पेनिट्रेट अप टू 60 मीटर अंडरग्राउंड। और थर्ड वे है डिलेड फ्यूज डिटोनेट्स 2400 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव, मतलब कि एडिशनल बॉम्ब्स ड्रॉप्ड ऑन सेम होल अलाउ डीपर पेनिट्रेशन। अब यहाँ पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत प्रश्न के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत एवं पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं वर्ष 2011 के अनुसार। पहला पॉइंट है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरूमध्य को गहरा करना। दूसरा पॉइंट है सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का क्राभू संधि जलडमरूमध्य के पार नई नहर खोलना। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर है बी, मतलब कि सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच क्राभू संधि जलडमरूमध्य के पार नई नहर खोलना। यह उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति मलक्का जलडमरूमध्य होकर यात्रा करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा एक मिल सकता है? वर्ष 2010 में एक क्वेश्चन आया था। उत्तर है इसका डी, सिंगापुर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज, ज्ञान मिला होगा। इसी तरह से प्रभाकर इनसाइट्स चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।